भरतपुर याद है? 7th क्लास में हमने बात की थी भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में, जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा सुल्तानपुर हरियाणा की बात की थी हमने क्लास 7th में ही, बर्ड्स के लिए बात की थी ना। हमने बात की थी साइबेरियन क्रेन, जो कि रशिया के साइबेरिया वाली जगह पे रहता है वहाँ पर। तो इन द विंटर सीजन देयर, जब वहाँ पे विंटर होती है तो एक्चुअली साइबेरिया तो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन वाला है, तब वहाँ पर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है विंटर में, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब गिर जाता है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वो वहाँ से फॉर सम टाइम बीइंग दे माइग्रेट फ्रॉम देयर टू इंडिया एंड अदर हॉट कंट्रीज जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सर्दियाँ यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन यहाँ की सर्दियाँ उन सर्दियों के मुकाबले गर्मियाँ ही हैं, काफ़ी कम टेम्परेचर वहाँ पर हो जाता है। सो वो माइग्रेट करके यहाँ आ जाते हैं। तो बर्ड सेंचुरी जो भरतपुर में वहाँ आ जाते हैं, सुल्तानपुर में चले जाते हैं। और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट वाले वेटलैंड वाले एरियाज़ हैं, वेटलैंड मतलब वाटर बॉडी का जो पानी है वो लो लाइंग एरिया, जो नीचे वाली एरिया वहाँ फैल जाता है ज़मीन के ऊपर, वो पानी ज़मीन को कवर कर लेता है साल के ज़्यादा टाइम पर, तो उन एरिया को वेटलैंड बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है अपने इंडिया के, असम, मणिपुर एट्सेट्रा, वहाँ पर पानी बारिश ज़्यादा होती है। सो दोज आर वेटलैंड एरियाज, अंडमान निकोबार भी। तो एक तो भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हमने बात की। इसी तरह से मणिपुर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम है लॉकचाओ, वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी की तरह असम में एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ऐसे ही टाइगर रिजर्व का आपने नाम सुना होगा, जिसके मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। तो ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्यों बनाए जाते हैं? इनकी बायोस्फीयर रिजर्व एक और नाम है। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। वेकेशंस आते हैं, देन योर फैमिली एंड यू प्लान फॉर सम ट्रैवलिंग। कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट, किसी पार्क में, किसी गार्डन में प्लांट्स को देखेंगे। कितना सुंदर लगेगा ना, हरी भरी वादियाँ, नदियाँ हो, जहाँ पर पहाड़ हो, फॉरेस्ट हो, वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हों। लेकिन अगर आप जाएं वहाँ पर और आपको ये देखने को मिले तो कैसा लगेगा? क्या हो गया है? फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, और ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। आपको पता है ये एनिमल्स और ये प्लांट्स सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड, मानव जाति की सर्वाइवल के लिए और उसके वेलबींग के लिए कितने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा? लेकिन ये करते क्यों ऐसा? ये डिफॉरेस्टेशन क्यों करते? तो सबसे पहली बात तो होता क्या डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन वर्ड बना है DE एंड फॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्टेशन का मतलब प्लांट्स लगाना, जंगलों को लगाना, लेकिन DE लग गया शुरुआत में तो हो गया उनको काटना। सो द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड, जो बाद में ज़मीन फ्री होगी उस लैंड का इस्तेमाल करना फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो ये पर्पज कौन कौन से हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, इसके बारे में देखते हैं एक लिस्ट। डिफॉरेस्टेशन के पीछे मेनली 5 हम कॉजेज की बात करेंगे, 5 कारण हैं। फॉर दोज 5 कॉजेज डिफॉरेस्टेशन इज डन। पहला है कारण प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इन द चैप्टर नंबर 1 वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, खेती करना। तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, बिकॉज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, और फॉर दैट ज़मीन ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसलिए लैंड चाहिए। तो उसके लिए जंगल साफ किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। कॉजेज में लिस्ट में नंबर 2 है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके लिए रहने की जगह ज़्यादा चाहिए, उनके लिए घर ज़्यादा चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, उनके लिए फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। तो घर बनाने के लिए और फैक्ट्री बनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए, तो काट दो प्लांट्स को। थर्ड, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर के लिए चाहिए, डिफरेंट फर्नीचर बनाए जाते हैं, वुडन फर्नीचर, उनके लिए लकड़ी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? वो प्लांट से मिलेगी, जंगलों से, प्लांट से काट लो उनको। और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और आज भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी वुड को फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है बहुत जगह, डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए भी और इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए भी, उसके लिए भी लकड़ी को काटा जाता है। नेक्स्ट रीजन नेचुरल कोज है वो, ये तो तीनों आर्टिफिशियल कोज थे, ठीक है। अब हम बात करें नेचुरल कॉज, जिनके कारण डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, हम तो नहीं करते लेकिन हो जाता है। तो ये नेचुरल कॉज क्या है?
फॉरेस्ट फायर्स, हमने कंबशन के चैप्टर में पढ़ा था ना कई बार कि हम मैन मेड ये फॉरेस्ट फायर भी होती है, लेकिन कई बार नेचुरली भी होती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है समर्स में तो उसके कारण कंबशन हो जाता है। उसका नाम क्या है पता है आपको? स्पॉन्टेनियस की है ना, बात की थी स्पॉन्टेनियस कंबशन। और कई बार सीवियर ड्रॉट्स, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, बारिश नहीं हुई तो जंगल सूख गए बेचारे खुद से ही। सो दीज आर द सम कॉजेज बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। आफ्टर द फर्स्ट सीन ऑफ ब्यूटिफुल नेचर यू फेल्ट सो नाइस, द सेकेंड पिक्चर gave you a lot of bad scenes. Deforestation is was, हमने इसके कारणों की बात की, क्यों किया जाता है। अब जब डिफोरेस्टेशन होगा तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, तो उन रिजल्ट्स की बात करते हैं। और रिजल्ट्स के लिए एक स्पेशल वर्ड है, आप शायद फर्स्ट बार सुन रहे होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट्स किसके, ऑफ डिफोरेस्टेशन। क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो जो चीज़ें प्लांट से मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, एक नेचुरल चीज़ है ना। तो और इसके अलावा इससे रिलेटेड कौन कौन से रिजल्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन, इंक्रीज इन पोल्यूशन। पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब प्लांट्स कटेंगे तो क्या होगा, प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 गैस, उसको चेंज करते हैं किसमें, फूड के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। बट व्हेन द प्लांट्स विल बी लेसर, कम होंगे तो CO2 का एब्जॉर्प्शन का लेवल घट जाएगा, CO2 बढ़ जाएगी एयर में, तो ये हो गया पोल्यूशन। और इस CO2 के कारण देखो, इंक्रीज इन CO2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर। जब CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, देन वी नो दैट CO2 इज ए ग्रीन हाउस गैस। मतलब क्या करती है ये, दिस एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सनलाइट, जिसके बारे में हमने पहले बात की ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स में। और जब हीट को ये एब्जॉर्ब करती है तो देन ओनली आवर अर्थ इज इन ए गुड टेम्परेचर शेप। लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर, CO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ विल रेज, बढ़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अपनी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। उनके रिजल्ट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल रेज होगा, जो लो लाइंग एरियाज है वो सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में। नेक्स्ट, लो ग्राउंड वाटर लेवल, तो वाटर लेवल कम हो जाएगा। कैसे, प्लांट्स क्या करते हैं, जब रेनफॉल होता है तब उस वाटर को, प्लांट्स के ऊपर जो पानी गिरता है, फॉरेस्ट पे पानी गिरता है, तो वो धीरे धीरे जमीन पे गिरता है। बट जब प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, इट विल डायरेक्टली फॉल डाउन ऑन द अर्थ, और क्या होगा, वो वहां से फ्लो करके चले जाएगा, फ्लो होकर चले जाएगा। रन अवे वाटर बोलते हैं उसको। तो रन अवे चला हो जाएगा, मतलब चला जाएगा, भाग जाएगा। इट विल नॉट स्टे ऑन दैट सरफेस वेयर इट हैज फेल डाउन। तो क्या होगा, वहां से रुका ही नहीं, वहां से चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, जमीन के अंदर नहीं जा पाया। तो जमीन के अंदर नहीं जा पाया, और हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वी ड्रॉ द वाटर थ्रू द वेल्स, ट्यूबवेल्स, ओके, बट वी आर नॉट अलाउइंग द वाटर टू गो डाउन, नीचे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने क्या बना लिए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बना ली हैं, बहुत सारे रोड्स बना लिए हैं, तो जमीन के अंदर पानी जा नहीं रहा है, बट वी आर ड्रॉइंग इट अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली। तो होगा क्या, वाटर का जो लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल, दैट इज गोइंग डीपर एंड डीपर, सो दैट इज लो ग्राउंड वाटर लेवल। जब जाने ही नहीं देंगे तो ऊपर क्या, कहाँ से आएगा, क्योंकि खींच तो कंटिन्यू है हम, लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं। डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश भी कम हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हमने बात की है, द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस इज डन बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। वाटर वेपर बनती है प्लांट्स की लीव्स से, और वो जाता वाटर ऊपर वेपर के फॉर्म में, और बहुत सारा मॉइस्चर क्रिएट होता है इन द एयर। लेकिन जब प्लांट्स नहीं होंगे, डिफोरेस्टेशन के कारण प्लांट्स कम होंगे, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी कम होगी, उसके कारण वाटर वेपर कम बनेगी, डेफिनेटली रेनफॉल में कमी आएगी। डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, फर्टिलिटी वर्ड किससे बना, फर्टाइल से। फर्टाइल का मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल में कम होंगे, कम क्यों होंगे, क्योंकि वो किससे बनते हैं, वो ह्यूमस से बनते हैं। ह्यूमस कहाँ से बनता है, प्लांट्स के पार्ट्स का, जब फॉल होने के बाद में जमीन पे जब उनका ह्यूमस बनता है माइक्रोब्स के कारण, डिकम्पोजिशन के कारण। अब जब प्लांट्स ही नहीं है, डिफोरेस्टेशन के बाद में प्लांट्स नहीं है, तो क्या हुआ, अब उनके पार्ट्स जो डिकम्पोज होकर ह्यूमस बनाते थे, तो अब ह्यूमस बहुत कम हो गया, या नो ह्यूमस। ह्यूमस के कारण, ना होने के कारण फर्टिलिटी अब पुअर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सोइल की फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी वो खराब हो जाएगी।
मोर फ्लड्स। अब क्या होगा, जब प्लांट्स नहीं है तो प्लांट्स की रूट्स नहीं है, और प्लांट्स की रूट्स नहीं है तो क्या होगा, रूट्स ने क्या किया था, सोइल को होल्ड करके रखा था, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी भी थी और सोइल को भी होल्ड करके रखने की कैपेसिटी, वो दोनों की दोनों कैपेसिटी कमज़ोर हो गई हैं जब प्लांट्स नहीं है तो उनकी रूट्स नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ, जो भी पानी बरसा वाटर बॉडीज में गया, लेकिन वहाँ से जहाँ जंगल थे वहाँ पर रुक जाता अदरवाइज, लेकिन अब है नहीं जंगल, फॉरेस्ट तो है नहीं, तो पानी जो भी बरसेगा वो वाटर बॉडी में जाएगा, और वाटर बॉडीज की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी संभालें। देन दिस वाटर विल गो out of the water bodies and it will fill in the residential areas, लोगों के गाँव में, लोगों के शहरों में, वहाँ पानी जाएगा, that is known as flood. So more floods, more droughts, droughts, ये droughts वर्ड किससे बना है, DRY, ड्राई मतलब सूखा। सो जब रेनफॉल कम होगा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, देखो एक तरफ तो क्या हो रहा है, फ्लड्स, बाढ़ आ रही है कि जो भी पानी बरसेगा वाटर बॉडीज के अंदर इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा कि वो एक्स्ट्रा वाटर को समा सके। दूसरी बात, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, रेनफॉल कम होगा, क्यों, ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, इसके कारण सूखा पड़ेगा तो फ्लड भी आ सकती हैं और ड्रॉट्स भी आ सकते हैं। ड्रॉट का मतलब सूखा, फॉर मैनी मंथ्स और ईयर्स जब बारिश नहीं होती किसी एक जगह पर तो उसको बोलते हैं ड्रॉट। तो ये दोनों की दोनों कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज, आपदाएं, विपत्तियाँ, ये दोनों की दोनों इस डिफॉरेस्टेशन के कारण आ सकती हैं। नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन किससे बना है वर्ड, डेजर्ट से। डेजर्ट में सिंगल एस है, एक वर्ड और भी है डेसर्ट, फिर डबल एस है। ये डबल एस वाला जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है स्वीट्स, इसमें डबल एस है, देखिए ये फर्स्ट एस, इस लास्ट वाला एस, स्वीट्स। तो डेजर्ट ये मिठाई वाला, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट, DESERT। तो डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट का बन जाना, डेजर्ट बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है, सूखा पड़ रहा है ना बहुत ज़्यादा, बारिश कम हो रही है, और जो सोइल थी वो कैसी हो गई है, सोइल की क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो अब उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो प्लांट्स नहीं है, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड, तो ये जो प्लांट्स काट दिए गए जहाँ से, वो जो सोइल पहले फर्टाइल थी, न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल थी, now that land has converted into deserts, रेगिस्तान में बालू मिट्टी बदल रही है, so that is called as desertification। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रही है, तो डेजर्ट बनता जा रहा है। शॉर्टेज ऑफ मैनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर एक्सेट्रा, तो तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, तो एक एग्जाम्पल टिम्बर है, और बाकी हमने 7th क्लास में पढ़ा है बहुत सारे, यू कैन मेक ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो प्लांट से हमें मिलते हैं। So those products, now we are not getting those products if the plants will be cut down। अगर forestation नहीं होगा, deforestation होगा, तो इन प्रोडक्ट्स से हमें हाथ धोना पड़ेगा, we will not be having the much plant products। The last one is disturbance in the balance of nature। नेचर का जो बैलेंस है that is getting disturbed, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। हमने बात की that CO2, O2 एंड अदर गैसेस का एक बैलेंस है एयर में, एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमने बात की CO2 का लेवल बढ़ेगा तो CO2 जितना होना चाहिए वो नहीं रहेगा, इट इज गेटिंग more and more, so the balance in the nature it will get disturbed due to this, so a lot of consequences we will face due to the deforestation। कितना बुरा लगा ना कि कितना सुंदर जो नेचर है उसको डिफरेंट कारणों से, कॉजेज से वी आर डिस्टर्बिंग, तो बुरा लग रहा है कि हम इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए ना। तो इसके लिए पर्सनल लेवल पे काम किया जा सकता है, एज ए सोसाइटी, समाज के तौर पे काम कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, 3 लेवल पे काम होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए, यस गवर्नमेंट भी इसके लिए केयर करती है, और उसने अलग अलग तरीके से काम किया है। तो 3 तरीके से काम करती है, रूल्स बनाती है, कानून, सेकंड मेथड्स बताती है कि कैसे, एंड पॉलिसीज बनाती है कि ये पॉलिसी है, इसी के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर गवर्नमेंट ने प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए, हमारी नेचर के लिए 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं। 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैव बीन earmarked by the government। These are, first is wildlife sanctuaries, second national
parks, and the third that is biosphere reserves. तो इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं. बिफोर मूविंग अहेड, प्रोटेक्शन की जो 3 एरियाज की बात की, उनकी बात करने के पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, कुछ वर्ड्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन जानते हैं, उनका मीनिंग जानते हैं. तो फर्स्ट इज कंजर्वेशन. क्योंकि कंजर्वेशन के लिए जो डिफरेंट 3 मेथड्स हैं, तो वो कंजर्वेशन का मतलब क्या है. तो हमने बात की कि एनिमल्स को, प्लांट्स को बचाना जरूरी है, लेकिन हमने बात की इतने सारे प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है, खासतौर से जैसे हमने फॉरेस्ट की बात की. तो अगर फॉरेस्ट को बिल्कुल ही काटने ना दिया जाए तो क्या होगा, a lot of products we will deprived of, हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे बिल्कुल भी. लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां की उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, डेफिनेटली हमें चाहिए. कई बार प्लांट्स काटने पड़ते हैं, तो ये फॉरेस्ट की कटाई पर बिल्कुल 100% बैन नहीं लगा सकते. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से बचाना पड़ेगा कि वो हमारे भी काम आए और फ्यूचर जनरेशन के लिए बच भी जाएं. तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन. तो कंजर्वेशन की मेथड का जो डेफिनेशन है वो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. प्लांट्स को भी बचाना है, एनिमल्स को भी बचाना है, और उनके हैबिटेट्स को जहां वो पाए जाते हैं नेचुरली, उन हैबिटेट्स को, उन प्लेसेस को भी बचाना है. हैबिटेट्स ऑलरेडी इन क्लास 6 वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव. ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और माइक्रोब्स भी हैं. तो जहां पर रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म, उन हैबिटेट्स को भी बचाना है, तभी तो बचेंगे ना प्लांट्स, एनिमल्स. तो दिस प्रैक्टिस इज नोन एज कंजर्वेशन. ये कंजर्वेशन है ना, इसको अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन. मतलब जैसा लिखा है वैसे ही, लेकिन इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम, जो ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं उसमें कंजर्वेशन. ओके, नेक्स्ट टर्म इज वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड का मतलब जंगली, एक्चुअली जंगली नहीं, इसका मतलब वाइल्ड लाइफ का मतलब है वन्य प्राणी. अब वो जंगली मतलब वो वाला मतलब नहीं है. वन्य का मतलब है यहाँ पर नॉट फोर्स्ड, किसी के द्वारा जबरदस्ती किया हुआ नहीं, नेचुरली. तो इसकी डेफिनेशन देखिए, अनडोमेस्टिकेटेड. जैसे हमने घर में गाय पाल रखी है, भैंस पाल रखी है, बकरी पाल रखी है, तो हमने उसको डोमेस्टिकेट किया हुआ है, हमने उनको घरेलू बना के रखा है. लेकिन अनडोमेस्टिकेटेड जो घरेलू नहीं है, एनिमल्स लिविंग इन देयर हैबिटेट्स, अपने हैबिटेट में रहते हैं वो नेचुरली. हम लॉयन की बात करें, टाइगर की बात करें, रैबिट की बात करें, और डिफरेंट फॉरेस्ट प्लांट्स की बात करें, तो वो अपने हैबिटेट्स में रह रहे हैं नेचुरली, आर नोन एज वाइल्ड लाइफ. ओके, तो दैट इज वाइल्ड लाइफ. तो इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करना है हमें. हमने बात की कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, काउज, बफेलो एक्सेट्रा, उनको तो हम अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑल ओवर द अर्थ पे जो असर पड़ता है वो पूरी वाइल्ड लाइफ का पड़ता है. तो उस वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें. नेक्स्ट, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर जो वर्ड है एक्चुअली वो बना है बायो प्लस स्फीयर से, 2 पार्ट से. बायो का मतलब तो लाइफ होता है, जैसे बायोलॉजी तो लाइफ की स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी. तो यहाँ बायो का मतलब तो लाइफ हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्फीयर का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली अब हमारी अर्थ, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. वन दिस बायोस्फीयर, वन द लिथोस्फीयर, जो सरफेस है हमारी, जैसे मिट्टी है, सॉइल है, रॉक्स एक्सेट्रा, एंड थर्ड इज एटमॉस्फियर. तो इन तीनों स्फीयर से मिलकर बनती है कौन, हमारी एक अर्थ. एक तो बायोस्फीयर, दूसरा लिथोस्फीयर, चट्टाने, सरफेस, मिट्टी एक्सेट्रा, एंड थर्ड इज एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर किससे बना है, एयर से बना हुआ है. तो एयर, रॉक्स एंड सॉइल एंड दिस ऑर्गेनिज्म, बायो, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बायोस्फीयर की बात करें कि हम इसमें इस चैप्टर में इसके बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रोब्स को कैसे बचाया जाए. सो पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का वो पार्ट, 3 पार्ट बताया ना, उनमें से वो पार्ट इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कौन है यहाँ पर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, इज नोन एज बायोस्फीयर. अब ये बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट वर्ड है, बायोडाइवर्सिटी. तो बायो का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या, आपने डाइवर्सिटी वर्ड आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारी इंडिया की जो कल्चर है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. मतलब डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, बहुत सारी चीजें, अलग अलग कल्चर, अलग अलग फेथ, अलग अलग ड्रेस सेंसेस एक्सेट्रा, लैंग्वेज एक्सेट्रा, स्टेट्स. तो वो डाइवर्सिटी. तो यहां पर भी वैरायटी है इसका डाइवर्सिटी का मीनिंग. लेकिन पहले क्या जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल या बायो. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी. ठीक है.
तो प्लांट्स और एनिमल्स इन या माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी क्या, किस मामले में? द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए यहाँ पे, तो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, देयर इंटर रिलेशनशिप, उनका आपस में रिलेशन होता है ना, प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रोब्स का, तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते। कोई एनिमल अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई प्लांट अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई माइक्रोब अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। माइक्रोब्स वो तो डिपेंड ही करते हैं मोस्टली तो अदर्स पर। एंड देयर रिलेशनशिप विथ द एनवायरमेंट, और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरमेंट पर, एयर, वाटर, सनलाइट, इन पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो सभी जो इनका जो ऑर्गेनिज्म है उनकी, उन ऑर्गेनिज्म के आपस में रिलेशनशिप और उन ऑर्गेनिज्म की किस रिलेशनशिप? एनवायरमेंट से रिलेशनशिप। इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, किसी एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि आपके स्टेट की बायोडाइवर्सिटी, आपके जो स्टेट है आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, जो भी स्टेट है उसकी बायोडाइवर्सिटी हो सकता है आपकी स्टेट के अलावा आपकी डिस्ट्रिक्ट की बायोडाइवर्सिटी अलग तरह की है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, हम बात करें बांग्लादेश की डाइवर्सिटी, श्रीलंका की बायोडाइवर्सिटी, पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी, तो अलग अलग एरियाज की बायोडाइवर्सिटी की बात करी जाती है इसमें। नेक्स्ट इज स्पीसीज, एक वर्ड है स्पीसीज, ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का एक ग्रुप, पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ द पीपल। यहाँ पे नंबर ऑफ द पीपल लोग ही नहीं हो सकते, यहाँ पे एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि इंटरब्रीडिंग में कैपेबल है। यहाँ पे इंटरब्रीडिंग का मतलब है जो रिप्रोडक्शन करके अपने ही जैसी संतान का प्रोडक्शन कर सके। हमने प्लांट्स के बारे में क्लास 7 में बात की थी कि नीम का प्लांट है, उससे नीम का ही प्लांट के खूब सारे सीड्स बनेंगे और नीम के प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। उसी तरह से एनिमल्स में भी होता है, उसी तरह से माइक्रोब्स में भी होता है कि एक अमीबा से नेक्स्ट फ्यू खूब सारे डॉटर अमीबी बनेंगे। उसी तरह से ह्यूमन बींग से तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो हमारे जैसे ही ह्यूमंस होंगे। और जैसे कि हम, हमारे जो फादर्स थे और जो हमारे फोर फादर्स या हमारे जो डॉटर सन्स, उसके बाद में उनकी नेक्स्ट जनरेशन वो ह्यूमन बींग्स ही हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह ही होंगे, ह्यूमन बींग्स ही थे। तो कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, तो अपने जैसे एनिमल्स का वो रिप्रोडक्शन कर सके, उन्हीं के जैसे प्रोड्यूस कर सके। तो दिस प्रोसेस जिनमें होती है उस पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे? स्पीसीज। तो ह्यूमंस को सबको मिलाकर एक स्पीसीज बन गई, क्योंकि ह्यूमंस जब उनका रिप्रोडक्शन होता है तो ह्यूमंस बनते हैं। उसी तरह से अलग अलग एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद ही दे सकते हैं। डॉग्स, नीम, एलिफेंट, एलिफेंट एक स्पीसीज, रोज ये इनकी एक स्पीसीज है, लॉयन एक स्पीसीज, टाइगर एक स्पीसीज, व्हीट गेहूं एक स्पीसीज। तो अलग अलग ये प्लांट्स, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में हम बात करें जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, कर्ड वाला, तो लैक्टोबैसिलस क्या है? एक स्पीसीज हो गई है। उसी तरह से अमीबा, तो अमीबा एक स्पीसीज होगी। तो इस तरह से अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स की स्पीसीज होती हैं जो कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल। और वो ऑफस्प्रिंग कैसी होती हैं? वो सब संतानें उनकी होती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की या माइक्रोब्स की। वो जो ऑफस्प्रिंग होती है, ऑफस्प्रिंग मतलब उनकी संतानें, वो कैसी होती हैं? ओनली विद देयर ओन स्पीसीज, वो केवल अपने ही स्पीसीज के एनिमल्स के साथ में उनके नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट हो सकती है। दूसरी स्पीसीज के साथ में हम बात करें कि एक रोज के या फिर हमने बात की बोगनविलिया, से 7th क्लास में पढ़ा कि बोगनविलिया के पोलन ग्रेन्स को या फिर चाइना रोज के पोलन ग्रेन्स का आपने इस्तेमाल किया और हमने किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिया तो रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब वो दोनों अलग अलग स्पीसीज हो गई, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और एक ही स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। जैसे कि लॉयंस, तो लॉयंस की बात करें तो लॉयंस, लॉयनेस सारे जो शेर है, शेरनी है, उनके कब्स, वो उनके नेक्स्ट जनरेशन, वो सबकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होगी। मतलब उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी जो हैबिटेट है वो, उनकी फीडिंग मेथड्स, वो सब सेम होंगी ना। उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो सब सेम होती हैं। तो ऐसे स्पीसीज। लेकिन अगर हम बात करें, आपने अगर नाम सुना हो म्यूल, MULE, म्यूल, हिंदी में उसको बोलते हैं खच्चर, टट्टू भी बोलते हैं इनको, क्योंकि जब हिली एरिया में कोई घूमने जाते हैं तो वहां पर सामान को ढोने के लिए, चढ़ाने के लिए वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं? इन म्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, खच्चर का, टट्टूज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफी मजबूत होते हैं
हैवी वर्क करने में काफी मजबूत होता है। तो एक्चुअली ये म्यूल क्या है, ये एक स्पीसीज नहीं है। दिखते कैसे हैं ये कुछ कुछ हॉर्सेस की तरह दिखते हैं, कुछ कुछ डोंकीज की तरह दिखते हैं। मतलब ये ना तो डोंकीज है ना हॉर्सेस है, तो क्या है वो एक अलग ही तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि कोई स्पीसीज भी नहीं है। क्यों स्पीसीज क्यों नहीं है? क्योंकि ये म्यूल्स अपने दूसरे जो म्यूल्स हैं उनके साथ में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, मतलब ऑफ स्प्रिंग इनकी संतानें पैदा नहीं हो सकती। ये कैसे बने हैं? ये एक्चुअली बने हैं हॉर्सेस, मतलब उसमें जो हॉर्स है और एक डोंकी, तो दोनों की इंटरब्रीडिंग कराई जाती है। तो हॉर्स तो एक स्पीसीज है, डोंकी भी एक स्पीसीज है, लेकिन दोनों की जो इंटरब्रीडिंग कराई जाती है तो म्यूल बनते हैं। और म्यूल कैसे होते हैं? इनफर्टाइल। ये फर्टाइल नहीं होते, इनकी संतानें पैदा नहीं हो सकती, ये इनफर्टाइल होते हैं। उसी तरह से आपने आजकल मूवी का नाम सुना होगा, जो मूवी आने वाली है उसका नाम है लाइगर, LIGER, लाइगर। तो लाइगर जो मूवी है उसमें LI है वो लॉयन है और GER है वो टाइगर का हाफ पोर्शन है। एक्चुअली लाइगर एक ऑर्गेनिज्म को बनाया गया है ब्रीडिंग कराकर, क्रॉस ब्रीडिंग कराकर, जिसकी लॉयन की एंड टाइगर की, इसमें मेल लॉयन और फीमेल टाइग्रिस की ब्रीडिंग कराई गई, क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। नेचुरली नहीं होती है, जैसे हमने बात की म्यूल, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये लाइगर को क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई मेल लॉयन की और फीमेल टाइगर की, फीमेल टाइग्रिस बोलेंगे उसको। तो उससे जो नया एनिमल बना उसका नाम है लाइगर। लेकिन लाइगर क्योंकि इनफर्टाइल है, उसकी संतानें पैदा नहीं होती, वो इनफर्टाइल है। तो आपने प्लांट्स के केस में सुना होगा, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, प्लांट्स में क्रॉप्स फसलें लगाने के लिए फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड सीड्स, वो हाइब्रिड सीड्स भी ऐसे होते हैं, वो बड़ी जल्दी उनकी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन किसानों को मिलता है, खेतों में प्रोडक्शन अच्छा होता है। लेकिन उन सीड्स का इस्तेमाल फार्मर्स कांट यूज इन देयर नेक्स्ट क्रॉप। क्यों? क्योंकि वो सीड्स कैसे होते हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, स्टेराइल होते हैं। तो ये म्यूल, ये लाइगर। एक और एग्जांपल आपको बताएं, टिग्लोन। तो इसमें TIG टाइगर, जो LON है वो लॉयन से लिया गया। इसमें मेल टाइगर और फीमेल लॉयन की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। ये नेचुरली नहीं होते हैं, ये सब के सब आर्टिफिशियली कराए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स इस तरह के, ज्यादा एग्जांपल भी नहीं है, बहुत कम एग्जांपल्स ऐसे हैं। और ये क्योंकि इनकी नेक्स्ट जनरेशन फिर पैदा हो नहीं सकती, इसलिए एक स्पीसीज के फॉर्म में शामिल नहीं होते। तो टिग्लोन बनाए गए। इसके अलावा प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में वीट के साथ में राई को मिलाया गया। राई आप जानते हैं, तो राई का जो बॉटेनिकल नाम है वो होता है सीकेल, CECALE। तो वीट का नाम होता है ट्रिटिकम। तो ट्रिटिकम और सीकेल जो राई है, उन दोनों का क्या कराया गया? हाइब्रिडाइजेशन कराया गया और एक नई स्पीसीज नहीं बनी, नया ऑर्गेनिज्म बना, उसका नाम रखा गया ट्रिटिकम। का फर्स्ट नेम लिया गया और ये वाला ALE सेकंड पार्ट लिया है, बन गया ट्रिटिकेल। तो ट्रिटिकेल एक नया प्लांट तो बना, लेकिन ये प्लांट, इसके जो सीड्स बनते हैं, दोज आर नॉट फर्टाइल, वो स्टेराइल होते हैं। तो ये भी एक स्पीसीज नहीं हुई। तो इस तरह से स्पीसीज भी हमें इस चैप्टर में आगे काम आएगी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसके बारे में हम चैप्टर में आगे बात करते हैं। अब हम एक एक करके तीनों प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल्स में, बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करनी। ओके, सो फर्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक को सेंचुरी बोलेंगे, मोर देन वन इट विल बी सेंचुरीज, वाई हटाकर IES लग जाएगा। सो व्हाट आर दीज, हाउ इट दे आर गवर्नड, कैसे इनमें होता है काम? तो पहले तो होती क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट ही है, फॉरेस्ट के एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। एनिमल्स, सेंचुरीज में एनिमल्स को प्रोटेक्टेड, कई बार बर्ड्स की भी बात करते हैं, बर्ड्स भी एनिमल्स में शामिल होते हैं। सो एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। टू देम एंड देयर हैबिटेट, उनको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और उनके हैबिटेट जहां वो रह रहे हैं ना उस फॉरेस्ट में, उसको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करे। सो दोज एरियाज आर नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एनिमल्स के लिए होते हैं। ओके, अब अलाउड, यहां पे क्या क्या अलाउड है इन एरियाज में? फर्स्ट, फॉर पीपल लिविंग देयर, एक्चुअली वहां पर लोग जो रहते हैं उन एरियाज में, उन फॉरेस्ट एरियाज में, उनको वहां से हटाया नहीं जाता, लेकिन उन लोगों के लिए भी कुछ लिमिटेशन है, वो क्या कर सकते हैं वहां पर, ये अलाउड है। ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, वो अपने लाइव स्टॉक को, अपने कैटल, अपने काउस, बफेलोज एक्सेट्रा को, गोट्स को वहां पर वो ग्रेजिंग करवा सकते हैं।
सेकंड, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन के लिए पर्पज के लिए प्लांट्स को वो कलेक्ट कर सकते हैं वहां से. एंड कलेक्टिंग फायरवुड, और फायरवुड मतलब जलाने के लिए लकड़ी, दे कैन कलेक्ट फ्रॉम देयर दीज फॉरेस्ट. बट व्हाट इज नॉट अलाउड, क्योंकि एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया, तो अलाउड क्या नहीं है, प्रोहिबिटेड. नॉट अलाउड या प्रोहिबिटेड एक ही बात है. तो क्या अलाउड नहीं है, व्हाट इज प्रोहिबिटेड और व्हाट इज नॉट अलाउड एक ही बात हुई. तो अलाउड क्या नहीं है, किलिंग, मारना, क्योंकि वो किलिंग कैसा है, इलीगल है. तो वो इसको बोलते हैं पॉचिंग. एनिमल्स को मारना इलीगल, जहां पे अलाउड नहीं है उसको बोलते हैं पॉचिंग. एनिमल्स की पॉचिंग अलाउड नहीं है. दूसरा, कैप्चरिंग एनिमल्स, और उनको कैप्चर करना, कैद करना, पिंजरे में डाल के ले आना, पिंजरों में ले आना, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. अगर कोई ये करता है तो दीज आर पनिशेबल बाई लॉ. गवर्नमेंट ने कुछ फ्रेमवर्क किए हैं लॉज का, दोज लॉज आर गवर्नड हियर एंड दोज पीपल विल बी पनिश्ड, ओके, बाय द लॉ. अब ये जो सेंचुरी है उनके बारे में तीन तरह की, हमारी इंडिया में जो सेंचुरी है उनकी तीन तरह की फीचर्स है, तीन तरह के फीचर्स. तो 3 लैंडस्केप ऑफ सेंचुरीज इन इंडिया. तीन तरह की जो फॉरेस्ट होते हैं वो तीन तरह के एरिया मेनली होते हैं. फर्स्ट, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं फॉरेस्ट. दूसरे वाले माउंटेन फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जिनके एडजॉइनिंग साइड में क्या है, कोई माउंटेन है, पहाड़ियां हैं, तो उनसे जुड़े हुए फॉरेस्ट. थर्ड, बुश लैंड्स इन डेल्टाज. डेल्टा कहां होते हैं, रिवर्स वाले, नदियों वाले. तो नदियों के डेल्टाज के पास में जो बुश लैंड्स हैं, जहां पे झाड़ियां बहुत सारी उग जाती हैं, बुशेस, तो दोज लैंड्स. तीन तरह के सेंचुरीज का इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है. अब यहाँ पे जो एनिमल्स, हमारे इंडिया में मोस्टली कौन कौन से एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया है सेंचुरीज में. क्योंकि हम सेंचुरी की बात करते हैं तो एनिमल्स की बात करते हैं. कौन कौन से मैन ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो देखिए, ब्लैक बक, काला हिरण. व्हाइट आइड बक, व्हाइट आइज वाला बक, हिरण. एलिफेंट, गोल्डन कैट, गोल्डन कैट. पिंक हेडेड डक, ऐसा डक जिसका हेड कैसा है, पिंक कलर्ड. राइनोसिरोस, यू नो हमने स्टार्ट ही वहां से किया था, काजीरंगा. घड़ियाल, घड़ियाली आंसू वाला. मार्श क्रोकोडाइल, मार्श का मतलब दलदल वाला, दलदल में पाया जाने वाला, क्विक सैंड में पाया जाने वाला क्रोकोडाइल. पाइथन, अजगर, एटसेट्रा. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दैट. अब आपने यहां पे हमने बात की कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, लेकिन आपने एनिमल्स तो देखे जू में भी, जूलॉजिकल गार्डन में, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जू. जू का फुल फॉर्म क्या है, जूलॉजिकल गार्डन. तो जू में भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वहां भी अलाउड नहीं तो मारना उनको. और सेंचुरीज, यहां हमने बात की, यहां भी अलाउड नहीं है. तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में. आप लोग घूमने जाते हैं तो इन द वेकेशंस यू यूज्ड टू गो द जूज, तो डिफरेंस क्या हुआ, क्या डिफरेंस है. जूज में केज्ड एनिमल्स होते हैं, बेचारे वो केजेस में बंद होते हैं, केज मतलब पिंजरे में बंद. लेकिन सेंचुरीज में देयर इज नो सच टाइप ऑफ केजेस देयर, दे आर फ्री इन देयर हैबिटेट. दो अपने हैबिटेट में दे आर फ्री टू रोम, मजे से घूम सकते हैं अपनी जगह पे, शिकार कर सकते हैं. या फिर जो अगर वो हर्बीवोर्स हैं तो वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, अगर वो कार्निवोर्स हैं तो वो हंटिंग कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, अपने एनिमल्स के ऊपर प्रेडेशन कर सकते हैं, प्रेज को खा सकते हैं. तो दे आर फ्री टू डू ऑल देयर एक्टिविटीज फ्रीली इन देयर हैबिटेट्स इन द केस ऑफ सेंचुरीज. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना. सेकंड जो प्रोटेक्टेड एरिया है दैट इज नेशनल पार्क, उसके बारे में बात करते हैं. तो एक्चुअली ये सेंचुरीज के मुकाबले ज्यादा लार्ज होते हैं. लार्ज फॉरेस्ट दैट प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है अभी बात करते हैं. पहले डेफिनेशन देख लें कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फ्लोरा, ये भी नया वर्ड है, इसके बारे में बात करेंगे अभी. फोना, ये भी नया वर्ड है. लैंडस्केप मतलब एरिया है, जमीन है, पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, फॉरेस्ट हैं, सबको मिला के लैंडस्केप बोलते हैं. एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर वहां पर हैं, रॉक्स हैं, गुफाएं हैं, केव्स, तो उनको भी वहां प्रोटेक्ट किया जाता है इन दैट एरिया. तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क. तो इकोसिस्टम में को प्रोटेक्ट किया जाता है. इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम. तो जो इकोसिस्टम उसका मतलब क्या है, पूरा सिस्टम किसका, ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. सारे प्लांट्स उस एरिया के, सभी एनिमल्स उस एरिया के, और माइक्रोब्स भी उस एरिया के, इन एन एरिया अलॉन्ग. इसके साथ में क्या, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक
क्लाइमेट, सोइल, ये सब मिला के क्या कहलाता है, वहां का इकोसिस्टम। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स और वहां के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, सोइल भी है, वाटर भी है, एवरीथिंग, तो सब मिला के क्या हो गया, इकोसिस्टम। तो पूरा इकोसिस्टम वहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है, केवल एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, पूरा इकोसिस्टम। अब यहाँ सेकंड जो पार्ट था फ्लोरा, वो इसी से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम का एक पार्ट है। क्या है फ्लोरा? ये दो वर्ड्स हैं, फ्लोरा एंड फोना, दोनों जुड़े हुए हैं। एक्चुअली फ्लोरा से आपको फ्लावर वर्ड का थोड़ा फीलिंग आती है ना, एक्चुअली फ्लावर किस में लगते हैं, प्लांट्स में। तो आप इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्लोरा इज रिलेटेड विद प्लांट्स, और फोना फिर किसके लिए, एनिमल्स के लिए। आप फोना से जब वर्ड की याद करते हैं तो एनिमल्स में एन आता है, फोना में एन आता है। बड़ा अजीब तरह का सिचुएशन आपको बता रहा हूं, लेकिन आप याद रख सकते हैं इस तरह से। फ्लोरा फ्लावर से रिलेटेड मतलब प्लांट्स वाला पार्ट, एंड फोना एनिमल्स को बोलते हैं। तो किसी खास एरिया की प्लांट्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया, किसी खास जगह के, किसी एक जगह के प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, उस जगह के फ्लोरा कहलाते हैं। मतलब अलग अलग जगहों का, अलग अलग फॉरेस्ट का, अलग अलग स्टेट्स का फ्लोरा अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे आपके गांव का फ्लोरा, आपके शहर का फ्लोरा, तो वहां के प्लांट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वहां के फ्लोरा के बारे में जानकारी है कि वहां पे कौन कौन सा फ्लोरा प्रेजेंट है, मतलब वहां के प्लांट्स कौन कौन से। एग्जाम्पल देखिए, साल, मतलब ये प्लांट्स है वहां के। टीक, टीक को सागवान भी बोलते हैं हिंदी में। मैंगो, जामुन। अब मैंगो तो कई जगह पाया जाता है, ये साल, टीक जरूरी नहीं कि यहीं पाए जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन हम बात करें कि किसी एक जगह का फ्लोरा बताना हो तो वहां जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी जानकारी। जामुन के बाद सिल्वर फर्न, एक टेरिडोफाइट होता है, हायर क्लास पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। अर्जुन फर्न तुम 7th क्लास में पढ़ चुके, अर्जुन एटसेट्रा आर फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब सेकंड पार्ट है फोना, जो कि एनिमल्स वाला है। एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फोना ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के एनिमल्स को। एग्जाम्पल देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व की बात हम अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट अभी बात करें नेशनल पार्क, तो थर्ड वाला प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है, नेशनल पार्क के बाद वाला बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर देखिए एनिमल्स कौन से हैं, फोना, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, भौंकने वाला डियर, हिरण, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, etc. Some examples are there are fauna of Panchmadi Biosphere Reserve. Okay. अब हमने नेशनल पार्क की बात की तो बहुत बड़े एरियाज हो गए, तो ठीक है, लार्ज फॉरेस्ट एरियाज। तो हमारे इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क जो एस्टैब्लिश हुआ था दैट वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इन द ईयर ऑफ 1936। इसका तब नाम था हेली, HAILEY, हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम हो गया, इनका एस्टैब्लिश करने वाले जो इंग्लिश मैन थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम से इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमारे इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं, ये करीबन है अराउंड 100 से ज्यादा है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अच्छा, हमने सेंचुरी के बारे में बात नहीं की थी ना, कितने हैं हमारे इंडिया में, मोर देन 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वाह, बहुत सारी है ना, क्योंकि वो छोटे एरियाज होते हैं, ये ज्यादा बड़े एरियाज हैं। तो नेशनल पार्क कितने हैं, अराउंड में देखो मैंने डी छोड़ दिया है, अराउंड 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। रॉक शेल्टर, अब हमने बात की कि इसके अंदर प्री हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट भी होते हैं, हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, हिस्ट्री की कुछ गुफाएं एटसेट्रा, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल रॉक शेल्टर का, तो एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये होशंगाबाद में जिले में, ये मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के पास ही। तो इस होशंगाबाद जिले में जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इस सतपुड़ा नेशनल पार्क में क्या पाए जाते हैं, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रॉक शेल्टर्स। रॉक्स की चट्टानों की गुफाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पे टोटल 55 ऐसे शेल्टर मिले हैं, और उन रॉक शेल्टर में क्या है, क्या बनी हुई है, उन गुफाओं के अंदर क्या बनी हुई है, रॉक पेंटिंग्स बनी हुई है पुराने जमाने के, एंशिएंट टाइम वाली, और प्री हिस्टोरिक लाइफ, उस वक्त की लाइफ के बारे में। पेंटिंग्स किसके बारे में, फाइटिंग के बारे में, आपस में झगड़ा करते हुए लोगों का, हंटिंग, शिकार करते हुए, डांसिंग, मनोरंजन वो भी करते थे ना, प्लेइंग ऑफ ट्राइब्स, तो ट्राइबल पीपल जो थे उन लोगों के डिफरेंट लाइफ के फॉर्म्स की उनमें पेंटिंग्स बनी हुई है। और ट्राइबल पीपल स्टिल लिव हियर, इस सतपुड़ा नेशनल पार्क में ट्राइबल पीपल आज भी रहते हैं। सो दैट इज ऑल ओवर द नेशनल पार्क्स।
लास्ट और थर्ड जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो सबसे बड़ा इन तीनों में से, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, उसकी बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व नाम क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर हमने बात की थी ना, अर्थ के 3 पार्ट्स हैं, तो थर्ड वाला बायोस्फीयर, जहां पे लाइफ होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। सो एन एरिया टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को जो कंजर्व करता है, बायोडाइवर्सिटी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायो का मतलब लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स और उनका एनवायरमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। कल्चर मतलब वहां लोग भी रहते हैं, यस। तो वहां पे ट्राइबल जो पीपल हैं उनकी कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है। और वहां जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, एवरीथिंग एंड उनका हैबिटेट, तो सबको शामिल करते हो, तभी तो इतना बड़ा है, वो लार्जेस्ट है। इसीलिए लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ये। और इवन इतने बड़े हैं, मे इंक्लूड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। इनमें दूसरे जो दोनों एरियाज है वो भी हो सकते हैं। मतलब इतना बड़ा कोई ये प्रोटेक्टेड एरिया बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है कि इसमें नेशनल पार्क भी हो सकता है। एक ही बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी हो सकता है, उसके अंदर सेंचुरी भी हो सकती है। देखिए एग्जांपल है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। उस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक रिजर्व है, वो ये बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें क्या क्या है? उसमें एक सतपुड़ा नेशनल पार्क, मतलब एक नेशनल पार्क है उसके अंदर, और दो उसमें सेंचुरीज हैं। एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम बोरी, बोरावली। थर्ड पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एक नेशनल पार्क है। इतना बड़ा है ये बायोस्फीयर रिजर्व। अपने इंडिया में कितने हैं? टोटल 18 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। वाओ। अब एक नया टर्म आया, दैट इज एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद इसका कनेक्शन क्या है इससे बात करते हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकती है, अपनी ही जैसी संतान को प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि फर्टाइल होती है, जिनकी खुद की भी संतानें बाद में पैदा हो सकती हैं। तो, लेकिन कौन सी ऐसी स्पीसीज? एंडेमिक अलग से वर्ड जुड़ गया। इसका मतलब क्या है? दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स की ऐसी स्पीसीज विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव मतलब ओनली, केवल वहीं पर, कहां पर? इन ए पार्टिकुलर एरिया, किसी एक जगह पर ही मिलती हो वो प्लांट या वो एनिमल, उसकी स्पीसीज वो वहीं मिलती है, बाकी किसी और दूसरे एरिया में नहीं मिलती है। तो वो स्पीसीज क्या कहलाई? उस एरिया की एंडेमिक स्पीसीज आर एंडेमिक स्पीसीज। तो ये एरिया क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसके अंदर वो एनिमल या प्लांट पाया जाता है, बाकी दुनिया में किसी भी और डिस्ट्रिक्ट में वो एनिमल और प्लांट नहीं पाया जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो वो उस डिस्ट्रिक्ट का क्या कहलाएगा? एंडेमिक स्पीसीज। ये एंडेमिक प्लांट हो सकता है, एंडेमिक एनिमल हो सकता है, मतलब फ्लोरा या फोना दोनों। एक स्टेट हो सकता है कि किसी एक स्टेट में वो पाया जाता है, बाकी किसी और स्टेट में नहीं पाया जाता हो, बाकी दुनिया में किसी स्टेट में नहीं पाया जाता। एक कंट्री होगी, पूरे एक इंडिया में तो पाया जाता है, बाकी और किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में दैट एनिमल एंड प्लांट इज एब्सेंट, दैट इज नॉट एग्जिस्टेंट देयर। तो वो एरिया का एग्जाम्पल देखिए, वाइल्ड मैंगो एंड साल, दोनों क्या है? फोना के एग्जाम्पल देखिए, फ्लोरा के, फ्लोरा प्लांट्स है ना। सो एंडेमिक फ्लोरा है दोनों। ये एंडेमिक फ्लोरा है, मतलब कि कहाँ के? केवल कौन से एरिया में पाया जाता है? ओनली, बाकी कहीं नहीं पाए जाते दुनिया में। ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलते हैं वाइल्ड मैंगो एंड साल, ये प्लांट्स। मैंगो तो सब जगह मिल जाएगा दुनिया में, बट वाइल्ड मैंगो एंड साल ये दोनों प्लांट्स केवल यहीं पाए जाते हैं, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। इसका मतलब ये दोनों यहाँ के क्या हो गए? एंडेमिक फ्लोरा। एनिमल्स का एग्जाम्पल देखिए, बाइजोन एंड इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली स्क्विरल। ये तीनों एनिमल्स फ्लोरा हो गए, सॉरी फोना हो गए। एंडेमिक फोना, ये एंडेमिक फोना है, कहीं कहाँ के? यहीं के, ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, बाकी और दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। तो ये हो गया एंडेमिक स्पीसीज और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से उनका हमें कनेक्शन जुड़ा। अब एक खास बात है कि ये जो एंडेमिक स्पीसीज होती है, इनको एक खतरा होता है एक्सटिंक्शन, खत्म होने का। क्या खतरा हो सकता है? देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। इनके हैबिटेट अगर नुकसान होता है, हैबिटेट को नुकसान होता है, खतरा होता है, तो इनकी स्पीसीज पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो यहीं पाए जाते हैं, बाकी और दुनिया में कहीं है ही नहीं। इसलिए इनको हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन का खतरा है, क्योंकि अगर वो हुआ तो पूरी दुनिया से इनकी स्पीसीज गायब। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके कारण भी इनको खतरा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, अलग अलग तरह से खतरे उनको पैदा होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ
ए न्यू स्पीसीज, अगर इस जगह पे जहां पर ये पाए जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस जोन में, उस स्टेट में, उस एरिया में, उस जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अगर कोई नई स्पीसीज वहां पर आई जाती, लाई जाती, इंट्रोडक्शन मतलब लाई जाती, आना सामना करा जाए मतलब वहां कोई लाई जाए नेचुरली रहने के लिए, तो हो सकता है वो जो नई स्पीसीज वाला एनिमल आया है या वो नया प्लांट आया है वो इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है वो ऐसा एनिमल हो जो इनको किल कर दे, इनको मार दे, इनकी हंटिंग कर डाले, वो मतलब ये उसके प्रे बन जाए, शिकार हो जाए, तो इनकी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। तो दीज आर द डेंजर्स टू द एंडेमिक स्पीसीज। After all these methods of protection to the animals and plants, still the number is going down. So the government took a special step such for the tigers. टाइगर्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक टाइगर कंट्री के नाम से जाना जाता था, है, लेकिन नंबर कम हो रहा था। तो ये 1973 में इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नाम रखा गया टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर। इट वॉज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1973। उस वक्त इंडिया में 1000 नहीं, हंड्रेड्स में नंबर आ गया था। नंबर कितना था? बहुत कम था, ये देखेंगे तो 263 नंबर आ गया था। तो ये लॉन्च किया गया किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री, हमारे देश में टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए ये किया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य? टू इंश्योर, ये निश्चित करना, द सर्वाइवल मतलब उनको बचाना, पहली बात तो जिंदा रहें, दूसरी बात मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, और उनका नंबर कम ना हो, बढ़े नंबर। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे, सर्वाइवल, जिंदा रहे वो मतलब उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, दूसरी बात हेल्थ का ध्यान रखने का तरीका उनको फूड प्रॉपर मिले, मतलब उनके लिए शिकार अवेलेबल हो, दूसरा मेंटेनेंस कि उनका नंबर कम नहीं हो, उनका नंबर बढ़े, कम नहीं हो। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव को लेकर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था और ये टाइगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा इंडिया में। और आज देखिए इसका असर है कि 263 कब थे? 1973 में, एंड आज क्या है हमारे इंडिया में? द नंबर इज अराउंड 3000। तो अगेन इंडिया इज ए टाइगर कंट्री। अब हमने बात की कि ये कम हो रहा था इनका नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाता है। तो उनकी अलग अलग कैटेगरीज है, भाई किसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसी को कम जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स की डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है। वो कैटेगरी देखिए, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है गायब, है ही नहीं। नो इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इज अलाइव, उस स्पीसीज का एक भी ऑर्गेनिज्म कहीं पर अवेलेबल नहीं है, अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, केवल बुक्स में है, रिकॉर्ड में है, यादों में है। एग्जाम्पल देखिए, डायनासोर्स, आपने सबने डायनासोर का नाम सुना है, बट इट इज नॉट एनीवेयर अलाइव। डोडो एक बर्ड था एक बर्ड, बहुत बड़ा था, और बड़ा होने के कारण वो उड़ नहीं पाता था, तो लोगों ने इतना उसकी हंटिंग की कि दैट इज नॉट लाइव नाउ, अब जिंदा नहीं है, केवल हिस्ट्री में रह गया है। तो दैट इज ऑल्सो एक्सटिंक्ट, जो अभी है ही नहीं दुनिया में। सेकेंड कैटेगरी इज इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब जिसको खतरा है, दैट इज इन डेंजर। ये वर्ड लिखा ना EN, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए ये खतरे में है। किस खतरे में? एक्सटिंक्ट होने के खतरे में। क्यों? क्योंकि इनका नंबर भी काफी कम हो गया है, इसलिए इनको खतरा है कि अगर इनका प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। स्पीसीज दैट आर एट हाई रिस्क, जिनको बहुत ज्यादा खतरा है ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। क्यों? उनका नंबर बहुत कम है और प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है। अगर प्रोटेक्शन नहीं किया तो खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एशियाटिक लॉइन, जिसको बब्बर शेर बोलते हैं ना, दूसरा बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये दोनों इस कैटेगरी में है। तो इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और इनके लिए, इनके अगेंस्ट अगर इनका शिकार होता है तो इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो कानूनी दावपेच है बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों की जो मेंटेलिटी है वो बदलना जरूरी है। थ्रेटेंड, नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स। थ्रेटेंड मतलब डर होता है, लेकिन ये डर किस बात का इनको होगा कि इनका नंबर तो अच्छा खासा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने, अगर लोगों ने प्रॉपर केयर नहीं की इनकी, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? एंडेंजर्ड कैटेगरी में, कि उनका नंबर कम हो जाएगा। इनका नंबर अच्छा है फिलहाल। स्पीसीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड इन फ्यूचर में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकते हैं अगर केयर नहीं की गई। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है हाउस स्पैरो। आपने अपने घरों में छोटी सी चिड़िया देखी ना, उसको स्पैरो बोलते हैं, गोरैया। तो उस स्पैरो को आपको बहुत जरूरी है, आपके घर के आसपास आपको पानी का कोई न कोई छोटा सा पोर्ट रखना जरूरी है, वो स्पैरो को पानी मिल जाए गर्मियों के मौसम में खासतौर से। लेपर्ड का नंबर भी अच्छा खासा है, लेकिन
एक एग्जाम्पल है, तो इसका नंबर भी बढ़िया है, बट इफ इट विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ देन इट विल गो ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ endangered एनिमल्स। सो दीज आर सम कैटेगरीज। ये कैटेगरीज का डाटा, इसका सबका रिकॉर्ड पूरी दुनिया में अलग अलग एनिमल्स का, अलग अलग प्लांट्स का, माइक्रोब्स का, कि कौन सी कैटेगरी में है। तो इसके लिए वर्ल्ड में एक इंस्टीट्यूट है, वो उसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स सब शामिल है। तो वो ये रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट दैट इज इन विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में है। तो देखिए वो रिकॉर्ड है ना, उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक का मतलब क्या था, रेड कलर रेड नहीं होता, इसमें डाटा है ना वो रेड वाली कैटेगरी, मतलब खतरे वाली कैटेगरी। रेड कलर से आप जानते हैं खतरे का निशान, कलर रेड। तो ये खतरे वाली बुक है, मतलब इसमें उन एनिमल्स, प्लांट्स का रिकॉर्ड है विच आर इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड। देखिए सोर्स बुक that keeps all the record of endangered species of flora and fauna, plants हो चाहे वो एनिमल्स हो, अगर endangered की कैटेगरी में है क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं रखा गया, तो उनका इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए इसका नाम रेड डाटा बुक। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन। मेंटेन कौन करता है इसको, IUCN। अब इंडिया का भी IUCN के द्वारा एक जो ब्रांच है इंडिया की, वो भी एक उसकी भी रेड डाटा बुक है। अलग अलग एनिमल्स के लिए भी अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। तो इससे पता लगता है कि कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में है और किसके लिए ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है। ये एक माइग्रेशन नाम का जो टॉपिक है, वो क्लास 7th में ऑलरेडी हम इसके बारे में ज्यादा बात कर चुके हैं। हमने बात की थी क्लाइमेटिक चेंजेस जब आते हैं, हमने एक्सट्रीम क्लाइमेट्स की बात की थी, पोलर रीजन्स वाले एनिमल्स के बारे में, कि जब एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास चले जाता है, उससे भी नीचे चले जाता है, देन दे फॉर द सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर, वो वहां से चले जाते हैं कहीं और, ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां सुटेबल कंडीशन उनको मिलती है क्लाइमेट की, जहां पर वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नॉट माइग्रेशन एंड दैट इज मोस्टली टेम्पररी। वो ज्यादातर केस होती है टेम्पररी होती है, परमानेंट कुछ केस में परमानेंट भी हो सकती है। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें कि क्लाइमेट कंडीशन बहुत बुरी थी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनका गाँव था, घर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता था विंटर्स में, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला जाए, तो वो परमानेंट माइग्रेशन हो गया। लेकिन मोस्टली परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है, अपने घर को छोड़ना डिफिकल्ट होता है ना। तो एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए भी माइग्रेशन होता है, और ये कैसा होता है, ज्यादातर ये टेम्पररी होता है। वापस जब क्लाइमेट ठीक होती है, उनके होम जो टाउन्स थे, होम प्लेसेस थे, वहां पर दे टर्न बैक टू देयर प्लेसेस। सो मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एटसेट्रा ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, ये चले जाते हैं, इज नोन एज माइग्रेशन। ज्यादातर क्या होता है, ये टेम्पररी, मतलब अस्थायी, परमानेंट नहीं होता। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हमने बात की थी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में बात की थी, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने नाम पढ़ लिया था लास्ट ईयर। उसके बाद अलावा हमने सुल्तानपुर सेंचुरी का नाम भी सुना था। तो वो दोनों सेंचुरी बर्ड्स के लिए हैं, हमने बात की सेंचुरी बर्ड्स के लिए भी हो सकती है और दूसरे एनिमल्स के लिए भी हो सकती है। तो ये बर्ड सेंचुरी जो है भरतपुर वाली, वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। कौन से वाले, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन कहां से आते हैं, फ्रॉम द साइबेरिया एरिया ऑफ रशिया, क्योंकि वहां टेम्परेचर इन द विंटर्स इट गोज बिलो 0 डिग्री, -37 डिग्री सेल्सियस। तो वहां से वो आ जाते हैं इंडिया। और इंडिया में जब उस वक्त इंडिया में भी विंटर्स ही होती है, लेकिन इंडिया की विंटर्स इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, 0 डिग्री के आसपास भी चले जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जब इंडिया में गर्मियां शुरू होती हैं तो दे कांट सर्वाइव हियर, सो दे गो बैक टू देयर ऑन नेटिव प्लेसेस। अब हमने तरीकों की बात की कि अलग अलग सरकार ने, गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए, इसके बाद भी उनका नंबर कम होते जा रहा है, बहुत सारे एनिमल्स का, प्लांट्स का। तो कुछ दूसरे तरीकों की बात करते हैं कि उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला तरीका देखिए, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को रिसाइकिल किया जाए, पेपर का इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उसका इस्तेमाल करने के बाद कई बार वो वेस्ट करके, आपने अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, वेस्ट कर देते हैं बहुत सारा पेपर, वेस्ट ऐसे कुछ बना रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं। जबकि ये पेपर किससे बना है, ये प्लांट से बना है। इस पेपर को बनाने के लिए प्लांट्स को काटा गया है। वाह, अगर हम वेस्ट कर, इसका मतलब हम प्लांट्स को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए, 1 टन पेपर, 1000 किलोग्राम ऑफ पेपर नीड्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज। फुल ग्रोन ट्रीज 17 को इस्तेमाल करके बनाया जाता है 1 टन पेपर। मतलब 17 फुल ग्रोन ट्री को ग्रोथ के लिए कितना वक्त लगा होगा, और उनसे पेपर बनाया गया। तो आप सोचिए, अब पेपर को वेस्ट करें, इसका मतलब आप प्लांट्स का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या करें आप,
पेपर का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना, लेकिन क्या करें, सेव करें, जितना जरूरत हो उतना ही पेपर यूज करें। सेव, रीयूज, कई बार हम पेपर पे इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं। या कोई पेपर का पार्ट बच गया है जिसको वेस्ट ऐसे फेंक दिया हमने, उसको फिर से हम यूज कर सकते हैं। थर्ड, रिसाइकिल, और ये वाला मेथड है, इसमें यूज किया हुआ पेपर उसको रिसाइकिल करने के बाद में, इवन कुछ पेपर तो ऐसे होते हैं जिनको 5 to 7 टाइम्स तो रिसाइकिल कर करके, बार बार कर करके रीयूज किया जा सकता है। तो रिसाइकिल फैक्ट्री में रिसाइकलिंग हो जाएगा, उसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्टली योर रफ नोटबुक्स, यू हैव सीन द पेपर क्वालिटी ऑफ दोज नोटबुक्स पेपर, एक्चुअली दैट इज नॉट दैट मच शाइनी, इतना स्मूथ नहीं होता ना पेपर, सो एक्चुअली दैट इज रिसाइकल्ड पेपर, लेकिन स्टिल यू कैन यूज दैट। तो ये रिसाइकिल से क्या हुआ, अगर उसके लिए नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल किया जाता तो पेपर के लिए क्या करना पड़ता, फिर से प्लांट्स को काटना पड़ता ना। सो वी आर कंजर्विंग द प्लांट्स इन दिस केस। तो इसमें किसको बचाया हमने, वाटर को बचाया, एनर्जी को बचाया, क्योंकि अगर फिर से प्लांट्स काटे जाते तो उसके बाद में फैक्ट्री में लाया जाता, उनसे पेपर बनाया जाता, तो पानी का इस्तेमाल करना पड़ता, एनर्जी का कंज्यूम करना पड़ता, तो दोनों को बचा दिया, प्लांट्स को बचाया, वाटर को बचाया, एनर्जी को बचाया। तो रिसाइकलिंग पेपर बहुत अच्छी मेथड है। इसके अलावा एक मेथड है रीफॉरेस्टेशन। हमने शुरुआत में बात की इन दिस चैप्टर दैट डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या, इसका सोल्यूशन है बहुत अच्छा सोल्यूशन, दैट इज रीफॉरेस्टेशन। क्या ये ए परमानेंट सोल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्लांट्स काटे जाते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है, वहां लगा दिए जाए, नए प्लांट्स लगा दिए जाए। खासतौर से कैसे प्लांट लगाए जाए, प्लांट एज मेनी एज वी कट, जितने काटते हैं कम से कम उतने तो जरूर लगाएं, कम नहीं, उतने तो कम से कम लगाएं, ऑफ सेम स्पीसीज। और जिस स्पीसीज का प्लांट हमने काटा, नीम का काटा है, नीम का लगाना है, बरगद काटा, बरगद लगाना है, बबूल काटा, बबूल लगाना है, ऑफ द सेम स्पीसीज। क्यों, बिकॉज दैट स्पीसीज प्लांट विल बी मोस्ट सक्सेसफुल टू ग्रो इन दैट प्लेस। वहां पर वो प्लांट सबसे अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, इसलिए उस प्लांट को ही, वहां स्पीसीज को, उस स्पीसीज वाले प्लांट को लगाना वहां पर। अगर दूसरी स्पीसीज वाले लगाए तो हो सकता सर्वाइव नहीं करे वो। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और किया, गवर्नमेंट क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है, एक्ट बनाती है। तो एक एक्ट बनाया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एक कानून बनाया इन 1980 फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए। तो इसमें क्या किया, प्रिजर्वेशन के लिए प्लांट फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन किया जाए। और दूसरी बात, मीटिंग द नीड्स ऑफ लोकल पीपल। लोकल पीपल जो लोग वहां रहते हैं उनकी आवश्यकताएं वहीं पूरी होती है। हमने बात की कुछ ट्राइब्स वहीं रहती हैं, उन जंगलों में रहती हैं, तो उनकी आवश्यकताएं वहीं से पूरी होती है। तो इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उन लोगों को वहां से हटाया नहीं जाए, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दे कैन गो देयर फॉर द ग्रेजिंग ऑफ देयर लाइफ स्टॉक। हमने बात की चैप्टर के अंदर, वो ग्रेजिंग करा सकते हैं, इवन दे कैन गेट द फायरवुड फ्रॉम देयर। तो उनकी आवश्यकताओं की नीड्स के लिए दे आर अलाउड, बट the outsiders they can't go there for the cutting etc of the forest. So that's all about this chapter. Now we will head to the questions for the exercises. So now we will talk about the exercises. So question number 1, fill in the blanks. Blank spaces को भरना अपने को। A है a place where animals are protected in their natural habitat. उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, हटाया नहीं जाता वहां से। ओके, दैट इज एनिमल। और खासतौर से किसकी बात है, एनिमल्स के बारे में बात चल रही है। सो दो आर सैंक्चुअरी। क्वेश्चन नंबर बी, स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर एरिया इज नोन एज। ऐसी स्पीसीज जो केवल उसी एरिया में पाई जाती हैं, बाकी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं उसी एरिया की, तो वो है एंडेमिक स्पीसीज। वाइल्ड मैंगो एग्जाम्पल इसके वजह से। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई अवे टू फार अवे प्लेसेस, दूर वाले प्लेसेस पे माइग्रेट करके उड़ के चले जाता है। बिकॉज ऑफ किसके कारण, कौन से चेंजेस के कारण, तो दोज आर चेंजेस क्लाइमेटिक चेंजेस। सो द आंसर इज क्लाइमेटिक चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन है इसमें, तो 4 अलग अलग डिफरेंसेस हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, endangered and extinct species, flora and fauna। तो चारों बड़े इजी हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाला। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने बात की, तीनों में से सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला पार्ट होता है। सो एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग। तो इसमें वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ओनली उनके हैबिटेट में। और यहाँ पे इसकी बात करें तो एन एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि सब शामिल है, प्लांट्स, एनिमल्स,
उनका हैबिटेट, और वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो, पूरा इकोसिस्टम सब शामिल है इसमें। बायोस्फीयर नाम ही कितना बड़ा है ना, मतलब अर्थ का वो पार्ट जहाँ की लाइफ सपोर्ट मिलता है लाइफ को। सेकेंड इज एडिक्वेट हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन ए सेंचुरी, क्योंकि हमने बात की हैबिटेट को प्रोटेक्शन मिलता है यहाँ पर, उनको प्रॉपर वहाँ पे रहना उनके लिए। और इसमें several लाइफ फॉर्म्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब के लिए कंजर्वेशन आर पॉसिबल इन ए रिजर्व, इसमें सबको प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें तो केवल एनिमल्स को मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क एक हाँ नेशनल पार्क एक्चुअली वहाँ पे सेंचुरी भी है, तो दैट्स करेक्ट। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर, इसकी जगह पे आप सतपुड़ा नेशनल पार्क, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है ना, तो यहाँ पे आप भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम दे सकते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी जो है वहाँ पर भी सेंचुरी, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। बोरी सेंचुरी का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े। बी, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंसेस हैं? तो जू तो हमने बात की थी कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, जिससे पब्लिक आए, देखे, समझे, अवेयर हो। तो एनिमल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज और केजेस, पिंजरों में बंद करते हैं फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। और इसकी बात करें तो एन एरिया विद इन विच, जिसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर लाइक हंटिंग, इनको उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर रखते हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल हैबिटेट एंड द एनिमल्स मे और मे नॉट अडेप्ट टू द न्यू कंडीशंस। हो सकता है वो एनिमल्स वहाँ अडेप्ट ना भी हो, ये भी जरूरी नहीं है ना कि अडेप्ट हुई वहाँ पर, पिंजरों में रहना किसको पसंद है। एंड दिस द एनिमल्स आर कंजर्व्ड विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अब उनका नेचुरल हैबिटेट उसमें रखा गया है, सो दे वॉन्ट हैव ए प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग, तो उनको अपनी सराउंडिंग से कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होने वाली। एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, हमें 3 तरह की स्पीसीज पढ़ी थी। पहली थी उसमें एक्सटिंक्ट, सेकंड एंडेंजर्ड, थर्ड वाली थ्रेटन्ड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हमने जो विलुप्त होगी, जो गायब है ही नहीं, वो एक्सटिंक्ट, और जो जिनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, 2 एंडेंजर्ड। द डिफरेंस, द स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने वाली हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये वाली द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो है ही नहीं अब। एग्जाम्पल्स देखिए, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल एटसेट्रा। और यहाँ पर एक्सटिंक्ट की बात करें तो कैरिबियन मॉन्क सील, ग्रेक ऑक, पैसेंजर पिजन एटसेट्रा। आप इसमें डायनासोर एटसेट्रा जोड़ सकते हैं। लास्ट डिफरेंस है फ्लोरा एंड फोना का डिफरेंस, तो बड़ा इजी है फ्लोरा एंड फोना का। फ्लोरा की बात करें तो प्लांट्स, इट इज द कलेक्टिव नेम ऑफ फॉर द प्लांट लाइफ फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया, और ये कौन सी लाइफ है? एनिमल लाइफ। इसके एग्जाम्पल स्पर्ज एंड हॉगवीड फ्रॉम नीलगिरी रीजन, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। लंगूर, टाइगर, तार फ्रॉम द नीलगिरी रीजन। ओके, नेक्स्ट डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। अलग अलग के बारे में इफेक्ट्स की बात करनी है कि डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट इन पर क्या होता है। तो वाइल्ड एनिमल्स पे, इन एनवायरमेंट पे, विलेजेस, रूरल एरिया के जो गाँव, वहाँ पर सिटीज जो अर्बन एरियाज में, उनको भी कोई असर पड़ेगा क्या जंगल काटने का? अर्थ को क्या असर होगा, एंड द नेक्स्ट जनरेशन को क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो फर्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल्स पे क्या असर पड़ेगा। जब फॉरेस्ट काटे जाएंगे वाइल्ड एनिमल्स के, तो वो हैबिटेट है वहाँ पर, तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट लाइफ फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और फॉर अदर पर्पजेज इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। तो इसका नाम तो है डेफिनेशन, ये तो प्लांट लाइफ फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एक पार्ट है प्लांट लाइफ, उसके बिना इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड दीज प्लांट्स फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स ऑफ दैट इकोसिस्टम, भी पार्ट है उसका। डिस्ट्रॉइंग द प्लांट लाइफ, प्लांट्स को हटा देंगे, विल अल्टीमेटली थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ से आंसर एक्चुअली इसका करेक्ट शुरू होता है यहाँ से। डिस्ट्रॉइंग द प्लांट लाइफ विल अल्टीमेटली थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा इन दैट पार्टिकुलर इकोसिस्टम एंड मे लीड टू देयर एक्सटिंक्शन। और अगर ऐसे ही रहा कंटिन्यूसली तो वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। प्लांट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो photosynthesis take place by the absorption of CO2 from the Earth's atmosphere. एटमॉस्फेयर की CO2 लेकर एब्जॉर्प्शन होता है तो फोटोसिंथेसिस होती है। अब क्या होगा? द परसेंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस रैपिडली, बढ़ेगी कब? जब प्लांट्स नहीं होंगे। इफ द प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया इज डिस्ट्रॉयड, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स कम हो जाएंगे, CO2 बढ़ जाएगी। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रिजल्ट इन द ट्रैपिंग ऑफ एक्सेसिव हीट रेडिएशंस विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ट्रैफिक ज़्यादा होगी और हीट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा
ग्लोबल वार्मिंग होगी। दिस रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, एवरेज टेम्परेचर, एंड डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल विच अकर्स इन नेचर। वाटर साइकिल पर असर पड़ेगा इसके कारण। हेंस रेनफॉल पैटर्न चेंजेस लीडिंग टू ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। कभी ड्रॉट होगा, कभी फ्लड और डिफरेंशिएशन ऑन द एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा? ये बाई मिस्टेक यहाँ पे विलेजेस लिख दिया है, विलेजेस। एक मिनट। ये एनवायरनमेंट का एक्चुअली, हाँ सॉरी, ये एनवायरनमेंट पे जो असर पड़ा, ये इसकी बात कर ली हमने। अब इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन विलेजेस, गाँव में क्या असर पड़ेगा इसका? द सोइल पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर इन ए प्लेस बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की रूट्स होल्ड करके रखती है ना, रूट्स के द्वारा सोइल को। ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन। इन द इवेंट ऑफ ए वाटर फ्लो और ए हाई स्पीड विंड, तेज हवा चलेगी, पानी बहेगा ओवर द टॉप लेयर ऑफ द सोइल, सोइल के ऊपर, तो क्या होगा? द सोइल पार्टिकल्स गेट रिमूव्ड इजीली, तो क्योंकि अब ट्रैप्ड नहीं है, रूट्स नहीं है, तो एज देयर आर नो प्लांट्स टू होल्ड इट इन प्लेस, तो उस मिट्टी को रोकने वाले प्लांट्स की रूट्स नहीं है अब। दस सोइल इरोजन इज इंक्रीज बाई डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी, तो सोइल इरोजन होगा, सोइल ऊपर वाली टॉप सोइल अपनी जगह से हट जाएगी। सोइल लूजेज फर्टिलिटी, तो सोइल की जो फर्टाइल कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली जो सोइल है, टॉप सोइल, वो उसमें फर्टाइल जो न्यूट्रिएंट सबसे अच्छे होते हैं। एंड लॉजेज ह्यूमस, तो ह्यूमस कम हो जाएगा। हेंस फर्टाइल लैंड फिट फॉर एग्रीकल्चर, जो खेती करने के लिए जो गांव में जो जमीन होती है, टर्न्स इनटू ए डेजर्ट, रेगिस्तान में बदल जाएगी। तो ये होगा गांव पे असर। इफेक्ट्स ऑन डेफोरेस्टेशन ऑफ सिटीज, शहरों में क्या असर होगा? द रिस्क ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ये तो नेचुरल कैलामिटीज हैं जो किस कारण होंगी? डिफोरेस्टेशन के कारण। इन अर्बन एरियाज इंक्रीज्ड बाय डिफोरेस्टेशन, तो वहां पर पानी भरेगा। इट विल ऑल्सो लीड टू ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज CO2, और इंक्रीज CO2 के कारण टेम्परेचर जो बढ़ता है अर्थ का, ग्लोबल वार्मिंग का, उसका असर तो सब जगह ही होगा ना। लेवल्स इन द एटमोसफियर, दिस इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज, और शहरों में ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। सो द वाटर साइकिल इन द विसिनिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड, और वहाँ का वाटर साइकिल भी उस पर असर पड़ेगा, वहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चले जाएगा। नेक्स्ट, बारिश कम होगी। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन अर्थ, अर्थ पे क्या असर पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज चांसेस एंड अकरेंसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन के चांस बढ़ जाएंगे, ड्रॉट के चांस बढ़ेंगे, एंड फ्लड्स के चांस बढ़ेंगे। इसके बारे में चैप्टर में बात की थी, तीनों के बारे में। So CO2 level in the Earth's atmosphere also increases, which leads to global warming. तो ये भी अर्थ पे असर पड़ा। तो वाटर साइकिल इज डिस्टर्ब हो गया वाटर साइकिल, कभी फ्लड्स हैं, कभी ड्राउट्स हैं, एंड देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज रिस्क ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, और नेचुरल कैलामिटीज है उनका खतरा बढ़ जाएगा। कौन सी वाली नेचुरल कैलामिटीज है? ये हमने जो बात की, फ्लड्स एंड ड्राउट्स। सो लास्ट वन, इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा? So our environment is slowly changed by the activities of deforestation. हमारे environment पे इसका negative impact पड़ा, both directly and indirectly, direct भी पड़ा और indirect भी पड़ा। Soil erosion, global warming, desertification, drought, greenhouse effect, greenhouse effect की हमने बात की थी, CO2 का बढ़ना, floods and many other problems are caused only because of deforestation. सारी problems के कारण ही हो रही हैं। Ultimately the next generation will be facing the कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, तो अगली पीढ़ी को ये इसके असर भुगतने पड़ेंगे। हमने कंडीशंस ज़्यादा पैदा की और इनके नेगेटिव इफेक्ट उनको भुगतने पड़ेंगे। व्हाट विल हैपन इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, प्लांट्स को काटते जाएं, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड, अगर किसी एनिमल का जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। द टॉप लेयर ऑफ द सोइल इज एक्सपोज, सोइल की जो टॉप लेयर उसको एक्सपोज कर दिया जाए। तो एक एक करके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका तफावत था, इफ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज, अगर ट्रीज को काटते जाएं कंटिन्यूली तो क्या होगा? इफ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज द एनिमल्स विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट, सबसे पहली बात जो एनिमल्स उस पर डिपेंड करते हैं उनका हैबिटेट गया, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड, तो खत्म हो गया। दिस रिड्यूसेस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अफेक्टेड एरियाज, तो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में सब शामिल होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑल्सो इंक्रीजेज, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा उसके कारण, एंड गिव्स वे टू ग्लोबल वार्मिंग, ये किसके कारण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण।
ग्लोबल वार्मिंग इन टर्न्स अफेक्ट द वाटर साइकिल, उसके कारण वाटर साइकिल पर असर पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। हेंस रेनफॉल पैटर्न्स चेंजेस लीडिंग टू ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, तो सूखा भी पड़ेगा, बाढ़ भी आएगी। रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज, ये सब का खतरा बढ़ेगा। नेक्स्ट, इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, अगर एनिमल का हैबिटेट डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा, बेचारा एनिमल। All the basic necessities for an animal like food, water, shelter and protection is provided by the habitat in which the animal lives. तो ये सब उसके हैबिटेट से मिलते हैं। अब उसका हैबिटेट डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हुआ, इन डिस्टर्बिंग द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल फोर्सेज इट टू मूव टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, तो अपने इन सभी चीज़ों की नेसेसिटी के लिए कहाँ जाएगा, दूसरी जगह भी जाएगा, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो एनिमल इन ड्यू कोर्स मे गेट किल्ड बाई अदर एनिमल्स, और इस तरह से क्योंकि उसको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है, अब वहाँ तो सेफ था, कहीं और जाना पड़ रहा तो हो सकता है उसको कोई मार दे। इफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल इज रिमूव्ड, तो सोइल की टॉप लेयर है, सोइल में होराइजन होता है, होराइजन ए, तो वो अगर सोइल का टॉप लेयर वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि क्यों हो जाती है हमने बात की थी, सोइल इरोजन के कारण, तो क्या होगा, रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ द सोइल ग्रेजुअली एक्सपोजेज द लोअर लेयर ऑफ द सोइल, तो सोइल की नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो सामने आ गई हैं। द लोअर लेयर्स ऑफ द सोइल आर हार्ड, ये हार्ड है, एंड रॉकी इन नेचर एंड आर लेस फर्टाइल, और इनकी फर्टिलिटी बहुत कमजोर होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस, क्योंकि उसमें ह्यूमस बहुत कम होता है। सोइल इरोजन ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस विल टर्न इट बैरन एंड इनफर्टाइल, और सोइल इरोजन होते रहेगा और ये जमीन बंजर होती रहेगी, और इनफर्टाइल मतलब न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, 6 पार्ट्स हैं। वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए हमें। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, क्यों सेफ नहीं है, जिनको प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में माना गया है। 3, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, हाउ, जंगल में कैसे डिपेंड करते हैं, जंगल के ऊपर ट्राइबल, हमने बात की थी कि वो वहीं रहते हैं, तो वो कैसे डिपेंड करते हैं, सेंचुरी के अंदर रहते हैं ना, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी। व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हमने शुरुआत में बात की इन द चैप्टर ऑफ दिस, दैट कॉज क्या है, कारण क्या है, एंड कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट्स क्या है। व्हाट इज रेड डाटा बुक, जो लास्ट में बात की हम लोगों ने, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन, माइग्रेशन मीनिंग क्या है, तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात की जा रही है इसमें। The number variety of various life forms such as plants, animals and microorganisms in the area are called biodiversity. इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, biodiversity. Both plants and animals have a mutual dependence on each other. Plants animal पे depend करते हैं, animals plant पे depend करते हैं for their survival, जिंदा रहने के लिए, as they are related to one another. Destruction of one, एक को अगर हटाया, will automatically destroy the other, तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। Hence biodiversity has to be conserved in order to maintain nature's balance, तो इसलिए biodiversity को बचाना जरूरी है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, प्रोटेक्टेड एरियाज भी सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के। पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट, तो जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल पे डिपेंड करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डे टू डे नीड्स। देयरफॉर इट इज नॉट सेफ फॉर एनिमल्स लिविंग इन प्रोटेक्टेड एरियाज, फॉरेस्ट, वहाँ पर वो एनिमल्स के लिए सेफ नहीं, क्योंकि वो लोग तो घुसेंगे अंदर। द एनिमल्स वुड बी थ्रेटेंड बाई द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल्स डरेंगे लोगों के कारण। दिस रिजल्ट इन द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो इसके कारण वाइल्ड एनिमल्स की हत्या हो जाएगी, मर्डर, मार दिया जाएगा, एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूज सम्स ऑफ मनी, और बहुत सारे लोग उनके अलग अलग प्रोडक्ट को स्मगलिंग करके बेच भी देते हैं पैसे के लिए। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, ओके, सी क्या था क्वेश्चन, ट्राइबल डिपेंड, जंगल पे डिपेंड करती हैं, तो जंगल में उनसे उनको क्या मिलता है, फूड, फोडर, फोडर मतलब चारा, किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए, कैटल के लिए, काउज, बफेलोस के लिए, एंड अदर रिसोर्सेज टू द ट्राइबल पीपल, ये जंगल से मिल जाते हैं। इट इज इनएविटेबल फॉर देम टू डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड देयर रिसोर्सेज फॉर एवरीडे नीड्स, तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो डिपेंड किस पे करते हैं, ओनली फॉरेस्ट पर, वो रहते वही हैं, तो एवरीडे नीड उनकी पूरी होती है वहाँ से। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कारण, जो शुरुआत में बात की थी, बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ लिखा है यहाँ पर। पहला, in order to accommodate the ever expanding urban population, forest areas are often cleared and converted into lands for various uses, population के हिसाब से घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, for the cultivation, खेती करने के लिए। नेक्स्ट, फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक क्रॉप कल्टिवेशन, कैटल ग्रेजिंग, फॉरेस्ट लैंड्स आर क्लियर्ड, खेती करने के लिए किया जाता है, या कैटल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए, चराने के लिए। नेक्स्ट, फायरवुड इज ए मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से मिलने वाला एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है फायरवुड, जलाने की लकड़ी, एंड इट इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर कटिंग द ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, और यही कारण है जिसके कारण प्लांट्स काटे भी जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट अब बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज के, रिजल्ट्स क्या होते हैं डिफोरेस्टेशन के कारण। तो पहला है, एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, तो इनमें से कुछ लिखे हैं यहाँ पर। पहला है सोइल इरोजन, प्लांट्स काटेंगे, मिट्टी की रूट्स नहीं होंगी, तो सोइल को होल्ड करके रखा था रूट्स ने पहले, अब वो होल्ड करके नहीं रख रही। इसका मतलब कि वहाँ सोइल बारिश के साथ में विद द रेन एंड विद द विंड, हवा के साथ में वहाँ से चली जाएगी कहीं और। दिस इज इरोजन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, एक्चुअली डिफरेंट प्लांट्स काटे जाएंगे तो वहाँ जो रहने वाले प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो आपस में रिलेशन है वो खत्म होगा। फ्लड्स आएंगी, बाढ़ आएंगी, टेम्परेचर बारिश थोड़ी भी होगी तो क्या होगा, जमीन में अंदर नहीं जा पाएगा, प्लांट्स की रूट्स नहीं है, तो वो बहकर चली जाएगा, वाटर बॉडीज में फ्लड्स आ जाएगी, वहाँ जगह कम है, वाटर बॉडीज में पानी चला गया ज़्यादा। नेक्स्ट इज ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा। हम बात की वाटर साइकिल पे इस पर असर पड़ेगा, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसके कारण बारिश ज़्यादा हो गई, और कई बार बारिश बहुत कम हुई है। ग्लोबल वार्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, इस तरह से वाटर साइकिल टाइम जिस समय बारिश होना चाहिए दैट टाइम द रेन इज नॉट पावरिंग डाउन, नहीं हो रही है, इसी तरह से कई बार बहुत कम होती है। अब रेड डाटा बुक क्या, उसके बारे में। रेड डाटा बुक इज बेसिकली सोर्स बुक, एक सोर्स बुक है जिसके अंदर किसकी जानकारी होती है, विच हैज एन इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज विच आर इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड एनिमल्स की स्पीसीज के लिए ये रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये हम बात कर चुके हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, मैंने उसमें अभी जो चैप्टर का खत्म हुआ वहाँ पे नेचर ही लिखा था, आप उसमें एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी ऐड करिएगा बेटा। सो ये जो IUCN जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटेन्स द बुक्स एंड एड्स रिमूव द नेम्स ऑफ द स्पीसीज बाय कंडक्टिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। तो वो सर्वे करते हैं, मतलब एक ही इंसान ने बता दिया कि ये हो गया, इसके आप लिख दीजिए, इसको डाल दीजिए रेड डाटा बुक में, तो ये नहीं पॉसिबल है। वो अलग अलग सोर्सेज से पहले इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद में उसको उसमें रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। द लास्ट वन, द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, माइग्रेशन की बात है, एक ऑर्गेनिज्म या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनका एक ग्रुप फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो वहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर वो, वहाँ से कहाँ जाना, टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह भी जाना, ऑन ए स्टैंडर्ड बेसिस एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी फिक्स टाइम पर ही जाते हैं। एंड एवरी ईयर इज नोन एज माइग्रेशन, और क्या बोलते हैं, ये माइग्रेशन होता है डेली वहाँ पर हर साल। द ऑर्गेनाइज डू सो इन ऑर्डर टू अवॉइड अनहैबिटेबल कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग की प्रोसेस के लिए वो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, हमने साइबेरियन क्रेन की बात की थी, तो वो चलकर आ जाते हैं नवंबर दिसंबर में इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर उतनी कोल्ड विंटर नहीं होती है। इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड इन फॉर शेल्टर, ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यू कट, प्लांट्स को काटा जा रहा है कंटिन्यू। इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट, तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट के लिए लकड़ियों को काटना जस्टिफाइड है, सही है? दिस कैन प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट, बिल्कुल भी सही नहीं है, नो। Cutting trees in order to meet the ever-growing demands of the human population is not at all justified, सही नहीं है। Forests provide good quality air for both animals, plants, animals के लिए, humans के लिए, सब के लिए एक अच्छी air देते हैं। This is because of the process of plants respiration by which they consume the harmful CO2 and give out good quality of oxygen। तो CO2 ले लेती है बैड क्वालिटी वाली, ऑक्सीजन बना देती हैं और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाती है, दस कीपिंग ग्रीन हाउस गैसेज, तो ग्रीन हाउस गैस को रखना, एंड ग्लोबल वार्मिंग अंडर चेक, तो ग्लोबल वार्मिंग भी चेक रहेगी इससे। द रूट्स ऑफ द फ्लोरा ऑफ द फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन, तो रूट्स होंगी प्लांट्स की तो वो बचेगा ना जंगल। नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स कुड आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस, ओके। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सोइल फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, एंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। सो दैट आर ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, आगे और भी है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज बाय कटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, प्लांट्स काटे जाएंगे इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, लीडिंग टू मैनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स लाइक, कौन सी कारण, इसके रिजल्ट क्या होंगे, सोइल इरोजन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इंडिया में, फ्लड्स आती हैं, एंड ड्रॉट्स, सूखा भी पड़ता है। Besides the above listed problem, if the effects of large-scale deforestation will be having an everlasting mark on the face of human civilization, the balance of nature is disturbed by the destruction of trees. Hence, it is not utmost priority and importance to conserve
फॉरेस्ट, सबसे पहला काम यही कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी। अपने लोकेलिटी की ग्रीन वेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ग्रीन लीफ का मतलब ग्रीन पत्तियां नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या है, उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने कमाई अब तक। मेक ए लिस्ट ऑफ द एक्शन टू बी टेकन बाय यू, क्या क्या एक्शन लेंगे। आई कैन टेक केयर ऑफ ग्रीन कवर ऑफ माई लोकेलिटी बाई ग्रोइंग प्लांट्स इन माई लोकेलिटी, इन प्लांट्स को लगाया जाए। आई शैल मोटिवेट द पीपल ऑफ माई नेबरहुड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्री, लगाएं भी और उनको संभालें भी। बाई क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन एन इकोसिस्टम, लोगों को बताया जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये, तभी तो जानेंगे इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। ओके, क्रिएटिंग awareness among the children and youth would be of top priority as they will easily understand once. So my volunteers and I would water the plants and trees on a regular basis. खुद दूंगी। नेक्स्ट, आई शेल मोटिवेट द पीपल बाई ऑफ माई नेबरहुड, लोगों को समझाएंगे। प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट ज़्यादा लगाइए। टेक केयर ऑफ दीज एग्जिस्टिंग ट्रीज, जो पहले हैं उनको बचाइए। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंट प्लांट लाइफ इन द इकोसिस्टम, कितना जरूरी है ये समझा कर लोगों को। In order to make this possible, I would initiate the proceedings and organize weekly events on the same. Weekly event करेंगे हम। Creating awareness among the children, बच्चों को समझाएंगे, and youth, जवानों को समझाएंगे, would be of top priority as they will easily understand the issues that we are facing. वो easily समझ जाएंगे इशू को। Planting new trees is an important as looking after the existing ones. ट्रीज को लगाना ही नहीं, पुराने वाले जो लगे उनको बचाना, उनकी देखभाल करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो माई वॉलंटियर्स एंड आई वुड वाटर द प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो सबको पानी देंगे हम। एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल बढ़ जाता है, प्लांट्स काटे जाते हैं, सॉरी रिड्यूस हो जाता है मतलब कम हो जाता है, तो इसके पीछे कारण तो खुद ही क्वेश्चन में ही है। क्या हो गया, रेनफॉल कम हो रहा है, रिड्यूस हो गया, किसके कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण। तो प्लांट्स नहीं होंगी तो बारिश कम होगी। रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट लाइफ फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस इज टर्म्ड एज डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लाइफ टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। Okay, from the Earth's atmosphere. When the plant life is destroyed, the carbon dioxide levels in the atmosphere will increase drastically, leading trap of heat radiation which causes global warming. Okay, this rise in temperature will affect the water cycle. Water cycle पे असर पड़ेगा इसका। Disturbance of the water cycle will lead to a chain of events, and in the end, the rainfall pattern changes and results in drought. बारिश कम होगी। Next question number 9. फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आपके स्टेट में, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, आइडेंटिफाई करिए। शो देयर लोकेशन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप में करना है तो आपको इंडिया के मैप में करना है। मैंने MP ओनली इसको एडिट करके ओनली इसको रख लिया है, तो इसमें एक्चुअली सभी हैं, नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, डिवीजन बाउंड्री मतलब जो डिवीजन है उसकी बाउंड्री। तो आपको ये डायग्राम, ये मैप मिलने के बाद में आपको इसमें लेबल करना है, जो अलग अलग मैंने इसके अंदर आपको नेशनल पार्क्स बताए हैं। वाई शुड पेपर बी सेव्ड, इन द लास्ट आया था ना कि पेपर शुड बी सेव्ड, पेपर क्यों बचाना चाहिए। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर, और आप तरीके बताइए कैसे कैसे आप पेपर को सेव कर सकते हैं। इफ 1 ton ऑफ क्लीन वाटर इज वाइट पेपर इज टू बी प्रोड्यूस, हमने बात की थी कि 1 टन पेपर अगर चाहिए, 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर कट डाउन, 17 पेड़ काटे जाते हैं। And trees play a major role in maintaining a balance in nature. ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है O2 CO2 का बैलेंस बना के रखना। So it is essential, जरूरी है to save paper in order to protect the trees and avoid the impact of the loss of trees on the living organism. उनके काटे जाने के कारण उन लोगों पे क्या असर पड़ने वाला है ये भी उनको समझाया जाए। They depend on these trees, वो
जो जीव है ना वो वहीं रहते हैं, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा इसका। तो बचाएं कैसे रास्ते इसके। पहला, कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड पेपर। यूज पेपर है उसका कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, उसको रिसाइकिल कराने ला फैक्ट्री से। यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ ए पेपर फॉर राइटिंग। पेपर की दोनों तरफ लिख लेना चाहिए, एक ही तरफ नहीं लिखें, वैसे ज़्यादातर लोग दोनों तरफ ही लिखते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड यूथ। तो लोगों में जागरूकता फैलाना कि पेपर स्कूल में, बच्चों के बीच में, जवानों में, इनमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटेलिजेंट एंड प्रॉपर यूज ऑफ पेपर। पेपर का सही तरीके से इंटेलिजेंस के साथ इस्तेमाल करना। ये था क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट अ वर्ड पजल। वर्ड पजल को कंप्लीट करना है डाउन, टॉप टू बॉटम। इसमें क्या लिखा है, स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सेकंड वाले में डाउन देखिए, ये रहा, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, हुई नहीं है, इसका मतलब कौन सी है वो है endangered, endangered। नेक्स्ट, कौन, बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट endangered species। इनकी स्पीसी की जो इंफॉर्मेशन इसके बाद होती है वो कहाँ है, रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट, स्पीसीज विच हैव, सॉरी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो सकता है, पांचवें में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो पांचवें आंसर क्या आएगा, डाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स फाउंड इन एन एरिया। किसी एक जगह में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं, क्वेश्चन क्या था, पांचवें में था ना, अच्छा ओके, डिजर्ट्स। ओके, चौथे में क्या आएगा, चौथे में लेफ्ट टू राइट, बायोडाइवर्सिटी। ओके, so that was all about this chapter. Thank you.